श्रोताओं नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विज्ञान, विकास और प्रकृति के बारे में। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं जाने माने एक्वा साइंटिस्ट, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, भौतिकविद डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप भटनागर। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप भटनागर। विज्ञान, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि आधुनिक युग की देन है, और जबकि प्रकृति मनुष्य के जीवन से पहले से है, मतलब अनादिकाल से प्रकृति का साथ हमारा है। और जबकि जिसे हम विकास आज कहते हैं, उस विकास का बहुत कम समय हुआ है। विज्ञान हमारे इस जीवन को सुविधाएं देता है, जीने की सुविधाएं देता है, जीने के लिए सुविधाएं एकत्रित करता है, लेकिन प्रकृति हमें जीवन देती है। ये फर्क दोनों में होता है। इसी कारण से विज्ञान अगर भौतिकता से जुड़ता है तो प्रकृति मूल वस्तुओं पर आधारित है, उनकी सच्चाइयों पर आधारित है। विज्ञान दोनों में है, प्रकृति में भी है और विज्ञान तो विज्ञान है ही है। लेकिन इन सब के बीच जो एक परस्पर विरोधी बातें होती हैं, कभी कभी हम ये कहते हैं या लोग कहते हैं कि विज्ञान की वजह से प्रकृति का नाश हो रहा है, हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, हम प्रकृति को क्षरण कर रहे हैं, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये ठीक है, उससे इनकार नहीं करते कि प्रकृति का विज्ञान से क्षरण हो रहा है या उसका दूर हम उससे जा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज तमाम वैज्ञानिक वजहों से हम प्रकृति को समृद्ध भी कर रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हैं। जैसे बीज है या जीवन में जो आए हुए तमाम रोग हैं, इन सब का उपचार के लिए पशु पक्षियों में, खेती में जितना विज्ञान का प्रयोग किया है, जंगल को उगाने में, नए पौधों को पनपाने में, विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने में जितना विज्ञान ने काम किया है, शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया है। इसलिए इस पर बात करेंगे हम। और विकास की बात शुरू करें तो दो तरह का विकास की बात होती है। एक तो जो भौतिक विकास है जिसकी मैंने चर्चा की, और दूसरा है कि आदमी खुद भी प्रकृति के गोद में पैदा तो जरूर हुआ, लेकिन उसका विकास अगर आप अमीबा से लेकर और आज आम आदमी के बनने तक की प्रक्रिया देखें तो वो भी तो एक विकास क्रम था। और ये ठीक है कि आप उसे विज्ञान का विकास माने या ना माने, लेकिन जीवन का विकास वो था। वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर जी हैं, मैं चाहूँगा कि बातचीत वहीं से शुरू हो कि ये विज्ञान का जो हमारा विकास है आज का, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भौतिक जो हमारी विकास है या जो आदमी के क्रमिक विकास हुआ है, वो भी विकास में शामिल कर सकते हैं। एक्चुअली विकास के बारे में जो मेरी अपनी समझ या मेरा एटीट्यूड है वो ये है कि मैं सोचता हूँ कि ये जो जीवन है हमारा, ये हमारे शारीरिक और मानसिक योग्यता से हम जीते हैं। कुछ भी हम महसूस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता और उसकी योग्यता से करते हैं। तो ऐसी कोई भी डेवलपमेंट, जिसको हम विकास कहें, या कोई भी ऐसा विकास जो हमारे शारीरिक या मानसिक क्षमता को कंप्रोमाइज़ कर रही हो या रिप्लेस कर रही हो, तो उसको मैं विकास नहीं मानता, उसको मैं नुकसान मानता हूँ कि ये नुकसान हुआ है। भले ही उसके पीछे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नायाब जो है इंफॉर्मेशन तकनीक मौजूद हो, कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने ओरिजिनल परिप्रेक्ष्य को डैमेज कर दिया जी। और मेरे ख्याल से जब हम विज्ञान बोलते हैं तो सबसे पहले तो वो चीज़ विज्ञान हो ही नहीं सकती जो आपके प्रकृति को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार बन जाए। वो एक विज्ञान, एक एटीट्यूड है जी। जब मैंने अपने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया और काम करना शुरू किया तो मुझे मोती की चमक दिखाई पड़ती थी कि इसमें मोती बनेगा, हो माय गॉड, चमकती हुई मोती जब बनेगी तो कैसा लगेगा। लेकिन उसका जो माध्यम था उसकी तरफ जाते वक्त वो विज्ञान था, और विज्ञान मुझे उस शाश्वत क्रिया की तरफ लेके चला गया। तो मैंने उस सीप के जीवन को जब देखा तो मुझे मोती नगण्य दिखाई देने लगा, मुझे उसका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आने लगा कि इसका जीवन तो इतना महान है। किसी प्रयोगशाला में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम प्रकृति में हो रही चीज़ों को कुछ % मिमिक कर रहे होते हैं जी जी।
प्रयोगशाला में कुछ भी नहीं किया जा सकता। सारा ओरिजिनल सब कुछ ज्ञान, सब कुछ प्रकृति में के ही वातावरण में होता है। वही लैब है सबसे बड़ी। इसीलिए हम रिसर्च बोलते हैं जी जी। कि जो चीज़ है उसी को हम दोबारा खोज रहे हैं, उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पैदा नहीं कर सकते हम। तो अब सीप को अगर मैं अपने लैब में लेकर के आता, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि सीप खुलता कैसे है। तो मैं उसको लैब में लेके आता तो वो उसके लिए अप्राकृतिक वातावरण होता। मैं एक ट्रे में रखता जो लाखों लीटर पानी में रह रहा था एक तालाब में या नदी में, उसको मैं 5 लीटर ट्रे में रखता। तो क्या वो वास्तव में नेचुरल बिहेवियर मेरे सामने करता? मैं जान पाता कि ये प्राकृतिक गुण क्या है इसके। तो मैं एक पाइप लेकर के तालाब में उतर जाता था, उस पाइप से सांस लेकर के उसको देखने की कोशिश करता था, स्विमिंग वाले गॉगल को लगा के, कि मैं देखूं तो ये रहता कैसे है, करता क्या है, ये किस तरह रहता है। तब मैंने उसके जीवन को देखा कि कैसे क्ले में स्केट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, किस तरह अपने वाल्व को खोलता है। फिर जब धीरे धीरे मुझे नॉलेज बढ़ी, जब देखा तो मैंने पाया कि एक फ़िल्टर फीडर है। खाना खाने की प्रक्रिया में ये पानी को फिल्टर कर देता है। एक अकेला सीप 5 गैलन पानी को प्यूरिफाई कर देता है। अरे वाह। जिसमें 2 माइक्रोन तक से छोटे पार्टिकल तक को वो रिटेन कर देता है। हैवी मेटल्स तक को जो है पानी से एकमलेट कर देता है। उसकी वजह से दूसरी प्रजातियों को पैदा होने का वातावरण बन जाता है। तो मैंने कहा एक बार के भोजन में ये इतना कंट्रीब्यूट करता है, क्या नहीं करता। ये डीनाइट्रीफाई कर देता है पानी को, ऑक्सीजन की कमी दूर कर देता है, टर्बिडिटी हटा देता है, ताकि दूसरे जीव पनप सकें, वो भी पैदा हो रह सकें। प्रकृति का तो विज्ञान जो है वो यही है कि एक दूसरे का पूरक होना। तो अब क्या है कि हमने ये देखा कि एक प्रजाति, मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जो जब कुछ ले रही है तो उसके बदले में कुछ दे नहीं रही है। तो मुझको इस बात ने अपने को छोटा और अपने से बड़ा कहीं महान उस प्रजाति की तरफ कर दिया जिस पानी में रहने वाला जो जीव था जी। तो जो ये मेरे अंदर बदलाव आया, उसने मोती की चमक को फीका कर दिया। और बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर सोनकर कि प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रकृति के बीच में रहकर प्रकृति के ज्ञान को या प्रकृति के विज्ञान को समझ करके ही हम आगे करते हैं। अभी डॉक्टर साहब, जैसा कि आशुतोष जी, डॉक्टर सोनकर ने कहा कि प्रकृति का जो भी विनाश करता है वो विकास हो ही नहीं सकता। जी, आपको क्या लगता है आज विज्ञान आज के संदर्भ में कैसा है? देखिए, हम डॉक्टर सोनकर की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। प्रकृति की सत्ता में बहुत कुछ निहित है। अगर हम कहें कि सब कुछ निहित है, ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं हम, अपने अनुसंधान का उपयोग कर रहे हैं। किस बात के लिए उपयोग कर रहे हैं? अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। और ये जो बेहतर बनाने की भाग दौड़ है जी, जो आप कह सकते हैं कि बहुत अंधी दौड़ मची हुई है, उसमें कहीं हम प्रकृति के उस कोमल पहलू को नकारते चले जा रहे हैं। जी, कहीं पर ऐसा हो रहा है कि प्रकृति की कोमलता को, उसके सौंदर्य को हम अपने विकास की अंधी दौड़ में, जिसको हम वैज्ञानिक विकास की अंधी दौड़ कह रहे हैं, उसमें इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए कुछ शब्द जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। जी, किस तरह का विकास होना चाहिए? हम विकास करें, विज्ञान का उपयोग करें, हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को और अधिक उन्नत रूप में सामने लेकर आएं, हमारी समझ विकसित हो, हमारा अनुसंधान इस प्रक्रिया में हमारा सहयोग करे। लेकिन इसके साथ ही क्या होना चाहिए? जो प्रकृति का मूल तत्व है, उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो एक सीमा तक होनी चाहिए। आपने देखा कि अभी डॉक्टर सोनकर ने किस तरह से बताया कि मोती के प्राकृतिक जीवन को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की सहज रूप में, और उनके मन की भावना ये थी कि उसको छेड़े बिना ये काम हो सके। जी, ऐसा क्यों उन्होंने किया? भाई ठीक है, मोती की चमक हमको बहुत आकर्षित कर रही है, लेकिन उससे अधिक उनको क्या आकर्षित कर रहा है? उससे अधिक प्रकृति का वो योगदान जिस प्रकृति ने मोती दिया,
उसका जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनको लगने लगा। बिल्कुल ठीक बात है, विकास होना चाहिए, विज्ञान का उपयोग होना चाहिए, हम उन्नत होने चाहिए, जीवन शैली आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न्यूनतम होनी चाहिए। माना ये जाता है डॉक्टर साहब कि अगर आप विज्ञान का, आधुनिक जो संदर्भों का विज्ञान है, अगर उसका विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान करते ही करते हैं। ये सच है कि डॉक्टर सोनकर ने जब 90-91 के वर्षों में मोती की खोज की थी, ये बड़ी एक चमत्कारी चीज़ थी कि लैब में भी मोती बना सकते हैं आप, और प्राकृतिक तरीके से आप मोती बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा था उस समय। लेकिन आज, अब डॉक्टर सोनकर को तो मैं इसका दोषी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज जिस पैमाने पर मोती की खेती होती है, और मोती बनाने के लिए बड़े बड़े, मतलब किसानों से कहा जाता है खेत में कितना पैदा कर पाओगे तुम, इस खेत बंद करो, इसमें तालाब बनाओ और मोती पालो, मोती उससे ज़्यादा। ये जो अंधी दौड़, जिसे डॉक्टर साहब आपने कहा, ये अंधी दौड़ तो प्रकृति का नुकसान करती है। लेकिन अगर सहज रूप में कुछ सुधारात्मक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए कुछ किया जाता है तो उसमें प्रकृति का कितना नुकसान होता है, मैं डॉक्टर सोनकर से जानना चाहूँगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो आपने बात कही, हमें ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है। जो प्रकृति के लिए, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमने अपनी भलाई के लिए प्रकृति का नुकसान कर दिया, क्योंकि हम और प्रकृति अलग अलग नहीं है। जी जी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा इंटरेस्ट और प्रकृति का इंटरेस्ट अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ बहुत सिंपल है, एकदम लॉजिकल तरीके से आप सोचिए। अब क्या है, आपने जैसे कहा कि मोती का उत्पादन इस लेवल तक पहुंच गया, इतना ज़्यादा हो गया कि हद हो गई उसकी, हर जगह मोती। ठीक, वास्तव में क्या है, ये जो हमारा एटीट्यूड है ये अप्राकृतिक या इलॉजिकल है। हम यहाँ पर प्रकृति पे चर्चा कर रहे हैं तो अप्राकृतिक ना कहते हुए इलॉजिकल शब्द यूज कर रहा हूँ, बल्कि दोनों चीज एक ही बात है। अब क्या है, आपकी एक कार है, अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका जो है ईंधन, फ्यूल, डीजल, पेट्रोल। तो उसमें एक कैप है, 35 लीटर की टंकी है, उससे ज़्यादा आप नहीं भरवा सकते। अब इसी तरीके से आपकी हर चीज की अपनी एक लिमिट है, लेकिन धनार्जन, अपने लालच के लिए हम ये तक नहीं सोचते कि इतना धन समाएगा मेरे जीवन में, मैं इसको संभाल पाऊंगा, क्या ये मेरे सुख का कारण होगा कि मेरे लिए 50 मुसीबत लेके आएगा। आप इलॉजिकल हो जाते हैं। आपका ये जो शरीर है, इसमें जो जैविक क्रियाएं हैं, इसका संचालक है आपका मन। अब आपने अपने मन को ये प्रशिक्षण दे दिया कि देखो भैया, जो ईंधन है बहुत ही काम की चीज है, इसमें कोई कैप नहीं लगाना, जितना मिल जाए उतना अच्छा है, कोई सीमा नहीं है, इतना मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अब उसने ये ट्रेनिंग ले ली, कितने लाखों साल के विकास क्रम में ये विकसित हुआ है। उसने उसकी एग्जैक्ट कंपैरिजन आपके ब्लड शुगर से कर दी। उसने कहा कि 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर कैप लगा हुआ है यहाँ। उसके बाद पैंक्रियास के बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये हटा देता है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज है, इससे आपका ये शरीर चलता है, सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, आपकी पलक झपकती है, आपकी सांस चलती है, सारी क्रियाएं इससे होती है। उसी ग्लूकोज का इस्तेमाल करके हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इस पर कोई कैप नहीं होना चाहिए। तो पता चला क्या हुआ कि पैंक्रियास को कमांड भेज दिया उसी ने, वही ड्राइवर है, वही हमारे शरीर का ड्राइवर है, सारी जैविक क्रियाओं को हमारा मन ही, माइंड हमारा कंट्रोल करता है। उसने कमांड भेज दिया कि हटाना मत, पैंक्रियास डीएक्टिवेट हो गया। उसके बीटा सेल ने इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस किया, या क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई बॉडी, पता लगने को डायबिटीज़ 2 हो गया। अब डॉक्टर साहब या लोग बता रहे हैं आपकी दरअसल फूड हैबिट साहब ऐसी है, मीठा बहुत खाते हैं, इसकी वजह से हो गया। अरे ये मीठा खाता क्यों है इतना? अगर आप स्वस्थ हैं तो ऐसी चीज़ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, आपका टंग रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपने अपने मन को ट्रेनिंग दी कि ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए आपका खान पान बदल गया। आप ऐसी चीज़ खाने लगे जिसमें अधिक से अधिक ग्लूकोज आपके उसमें पहुंच जाए, ये ऊर्जा। अब आपका ये जेनेटिक कोड बन गया है, डू अलाउ ब्लड शुगर आफ्टर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
अब आपके शरीर की क्रिया उलट गई। ऐसा मतलब ये कि जो हम आज के जीवन में खाते पीते हैं या जो कुछ जो व्यवहार करते हैं उसका असर हमारे सीधे उस पर आता है, किस पर? आपके इस चिंतन पे चिंतन पर। चिंतन की वजह से भोजन प्रभावित होता है, भोजन की वजह से चिंतन नहीं प्रभावित होता। अच्छा। आपने जिस तरह की अपनी टेंडेंसी पैदा की, जैसे मान लीजिए आपका एक जेनेटिक कोड है जिसका मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, उसका मतलब है कि डू नॉट फॉर्म ट्यूमर। अब आपने अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी विचारों से, लालच से आपने उसको सारा उल्टा काम किया जिससे आपको ट्यूमर फॉर्म हो जाए। तो क्या होगा, जो जेनेटिक कोड है उसमें नॉट मास्क हो गया, अब हो गया डू फॉर्म ट्यूमर। तो ऐसी हर चीज, जो ऐसा हर भोजन, ऐसा हर आचार विचार जो आपको ट्यूमर की तरफ ले जाता है वो आपको पसंद आने लगेगी, क्योंकि वो जेनेटिक कोड आपको प्रोवोक कर रहा है। ये क्यों नहीं खाते, इससे जहर फैलेगा तुम्हारे शरीर में, जल्दी करो। अच्छा, क्या जेनेटिक कोड की वजह से जो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते हैं, इसी की वजह से होता है? जो देखिए ऐसा होता है, एक होता है जेनेटिक कोड और एक होता है इपीजेनेटिक। तो जो इपीजेनेटिक है, जैसे मान लीजिए इस तरह समझिए कि आपके पास इस समय पॉकेट में जो है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, आपके पॉकेट में बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जो ज़रूरत है आप वो चीज़ निकालोगे। तो इसी तरह हमारे शरीर में हर तरह के जीन मौजूद है। जो चीज़ हम जिस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाए रहते हैं तो उससे संबंधित जो जीन है वो एक्सप्रेस होती है, और जो चीज़ के लिए अनुकूल नहीं है वो पड़ी रहती है सुसुप्तावस्था में। पता चला वो आपके अगली पीढ़ी में गई, उसको वातावरण मिला तो वहाँ पर वो एक्सप्रेस हो गई। अच्छा, आपके जीवन में नहीं हुआ एक्सप्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आशुतोष जी जी, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर सोनकर ने कही कि हमारे चिंतन से हमारा भोजन और सब कुछ तय होता है या हमारी पूरा शरीर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने ये ऑटो सिस्टम बना रखा है कि हमें क्या करना है, क्या वो आपके जैसे भी होता है वो ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको बनाकर भेजा है। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं सुख सुविधाओं और उसकी अंधी दौड़ में, या पैसे धन लालच इसके उसकी अंधी दौड़ में आप अपने प्रकृति द्वारा दिए गए इस ऑटो इम्यून सिस्टम को नष्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात तो आपने कही। ये आधुनिक विज्ञान कितना मानता है? देखिए, ऑटो सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, जो एक तरह से आप कह लीजिए कि हमको अनर्गल चीज़ों की तरफ जाने से रोक रहा है, वो तो अपरिहार्य है, वो तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तभी तो अनियंत्रित हो जाएगी चीज़ें, और अनियंत्रित होना, अनकंट्रोल्ड होना ही, यही उस विकास के दूसरे वाले पहलू को रेखांकित कर रहा है, जहां पर हम विकास का दूसरा पहलू समझ रहे हैं। और इसीलिए संतुलित विकास की बात होनी चाहिए, विज्ञान के उपयोग से संतुलित विकास की तरफ। देखिए, एक जो धारणा है जी, ये धारणा है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। अगर आप वैदिक उसमें भी जाएं तो आनंद की प्राप्ति है, जिसे वो परमानंद कहते हैं, कि आप सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ मिलन कीजिए और परमानंद की अनुभूति कीजिए। वो परमानंद जो है वो आनंद विज्ञान दे रहा है, एसी के रूप में, कार के रूप में, या तमाम दुनिया भर की सुविधाओं के रूप में। तो मनुष्य जीवन का अगर अंतिम उद्देश्य ही आनंद है तो परमानंद नहीं दे पा रहा है विज्ञान, तो आनंद तक आपको पहुंचा रहा है। आप आनंद लेते हैं ना, कार का, एसी का, इसका उसका। तो क्या ये इसके बीच कहीं भी कोई वो है क्या कि परमानंद और आनंद के बीच का जो गैप है, इस वजह से सारी समस्याएं हैं? देखिए, अगर इस इन टर्म्स में बात करें तो जिसको हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को, जिसको आनंद परिभाषित करते हैं, वो शायद आनंद है ही नहीं, और उससे और परमानंद के बीच में तो बहुत लंबा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। यही बात हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिस विकास को हम विकास का नाम दिए हैं वो वास्तव में विकास है? क्या जीवन के मूल उद्देश्य, जो वास्तविक उद्देश्य है, उसकी तरफ हमको ले जा रहा है, या फिर केवल जो निगेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिनको बाई प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, उसी के रूप में हम अपना योगदान कर रहे हैं और केवल थोड़ा सा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर पा रहे हैं? जी, इस तरह से हम समझें तो अभी बहुत गैप है। तो इस विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं जो हमारे सामने रहती हैं, इसका क्या वो है, दृष्टिकोण है? नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। जी, तो अब आप, एक छोटी सी बात है, हम एक उदाहरण की तरफ लेकर चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि आदमी गर्मी में पसीने से तरबतर है,
तो कितना वो परमानंद की तरफ बढ़ने के लिए जो है वो कैसे अग्रसर हो पाएगा वो। अरे पहले उसको काम करने के लिए एक बेहतर माहौल तो मिले जहाँ पर उसका मन मस्तिष्क उचित तरीके से काम कर पाए। इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर देखें तो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विज्ञान का उपयोग गलत नहीं है जी। लेकिन हमको हमेशा इस बात को याद रखना है कि जैसा आपने कहा और जैसा डॉक्टर सोनकर भी कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना है। विकास की इस तथाकथित दौड़ में प्रकृति के मूल तत्व से छेड़छाड़ नहीं करनी है। विकास करना है, यह विकास भी करना है जिसको हम भौतिकवाद की व्यापक श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन अपने मूल लक्ष्य से भटकना नहीं है और प्रकृति के स्वरूप को कोशिश करना है कि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं और उसके स्वरूप को न्यूनतम छेड़छाड़ उसके साथ हो। अच्छा डॉक्टर सोनकर, मुझे लगता है कि जो हम लोग जानते हैं कि क्रमिक विकास का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति भी निरंतर बदलती रहती है और क्रमिक विकास करती है। जो खुद हमने देखा कि हम अमीबा के रूप में कहीं किसी गंदे पानी के तालाब में पैदा हुए थे और धीरे धीरे हजारों साल में विकसित होते हुए 2 पैरों पर चलने वाले बुद्धिजीवी प्राणी बन गए। ये क्रमिक विकास था। आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर एक जगह लिखते हैं कि जब भी दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये प्रकृति का उसके ऊपर वो विश्वास होता है कि ये प्रकृति को आगे बढ़ाएगा। तो इस क्रम में अगर आप देखिए कि प्रकृति का मूल उद्देश्य ही विकास हो, तो फिर विकास की बातों पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की। आपकी बात से मेरे दिमाग में जो जिस बात का जन्म हुआ है वो ये है, जैसे अपनी बात करते हुए आपने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य आनंद है। आपने एक बहुत की पॉइंट पर हाथ रख दिया है जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आज जो हमारी जो परेशानी है वो यही है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जी, जिसके बहुत सारे कृत्य की रीजन और सीजन खत्म हो चुका है। उसका रीजन है कि वो आनंद ले ले और उसका कोई सीजन नहीं है कि ये इस सीजन में आनंद ले ले, वो हर सीजन में वो आनंद ले ले। तो अब क्या है कि जो भोजन है, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल कब भरवाते हैं? जब आपको उसकी खाली है या उसको जाना है आपको कहीं, आनंद के लिए थोड़ा भरवाते हैं कि पेट्रोल भराने में आनंद आता है आपको। किसी टंकी पे भीड़ लगी तो आप कहते हैं यार आगे वाले चलते हैं, यहाँ बहुत टाइम लगेगा, आप खड़े नहीं होना मांगते वहाँ। बिल्कुल सही है। तो ऐसे में आपने क्या किया, उस आनंद की चाह में भोजन से आप आनंद लेने लगे। ऊर्जा के लिए चाहिए आपको कि जितना आप श्रम करते हो, जितना वर्कआउट करते हो, उतना आपको वो ऊर्जा चाहिए था। तो आप कर क्या रहे हो? चल 2 किलोमीटर रहे हो और 2 लाख किलोमीटर के बराबर जो है ईंधन के चक्कर में पड़े हुए हो और मजा ले रहे हो आप उससे कि आप ये जरा चख के देखिए साहब, इससे आनंद आ रहा है। आनंद। तो उससे क्या हुआ कि जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो चली गई पीछे। आपकी शरीर पुकार पुकार के कह रही कि देखो भैया हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये प्रॉब्लम आ गई, ये मत खिलाओ। कह यार बड़ा टेस्टी है, तुमको मालूम है बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है जी जी। इसको तो खा के तो देखो, हम इतने प्यार से बनाए, हमारा दिल रखने के लिए खा लो। हम बड़ा परेशान भैया, दिल अपने पास रखो, बाहर आ गया मर जाओगे हैं, मेरा दिल रखने के लिए खा लो। हम अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए फूड का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, फूड बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है जी। बहुत मुश्किल काम है फूड खाना। एक बछड़े को देखिए आप, जिसको आप अज्ञानी मूर्ख और पता नहीं क्या समझते हैं, जो अपनी माँ का दूध पी रहा होता है गाय का, तो इतना सा जब दूध पीता तो उसके बाद वो उछलता है, पूरी ताकत से दौड़ता है। आपने कभी सोचा कि क्यों दौड़ता है? जब वो दूध पीता है तो उसके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वो दौड़ता है, हाँफता है, ताकि ऑक्सीजन पहुंच जाए उसके फेफड़े में बहुत ज्यादा और उस ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जा सके। आप खा के एयर कंडीशन बैठ गए, यार सुख बहुत जरूरी है, जब तक भूखे भजन न होए गोपाला, जब तक मुझे पसीना आएगा, पसीना मेरा दुश्मन है, तो मैं एसी में बैठ गया और खाया और सोए गया। बछड़ा देखिए आपसे कितना समझदार, वो दौड़ पड़ा और आप सोए गए एसी में। अब शरीर परेशान है, इतनी ढेर सारी शुगर पहुंच गई है, अब मैं इसका करूं क्या? तो क्या हुआ, आपके ब्लड ग्लूकोज में जो ये सेल में पहुंचा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो शुगर फर्मेंट हो गई।
वो शुगर जब फर्मेंट हो गई आपके सेल में, कोशिका की जब शुगर फर्मेंट हो गई ऑक्सीजन की कमी से, उसी सेल को मैलिग्नेंट सेल कहते हैं, कैंसर का सेल। अब हमारी शरीर विकास क्रम में बहुत योग्य है, तो वो क्या करती है कि उसने एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन डाल रखी है सेल में कि अगर तुम काम ठीक से ना कर सको, जिस काम के लिए तुम्हें बनाया गया है जो ना कर सको, कोई डिफेक्ट आ जाए तो किल योरसेल्फ, अपने आप को मार दो, ताकि उसको स्टेम सेल से नए उसको रिप्लेस किया जा सके। अब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देता है, वो नहीं मानता, मैं नहीं मारता अपने आप को। अब सवाल ये उठता है क्यों? वो सेलुलर लॉ को क्यों नहीं मान रहा है, कोशिका के नियम को क्यों नहीं मान रहा है? उसकी ट्रेनिंग भी आप ही ने दी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है मुझे बताइए कि जो ये नहीं जानता कि ईमानदारी किसे कहते हैं, बेईमानी किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं? वो सब जानता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उस प्रकृति के नियम को नहीं मानता। कहते हैं लोग ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें स्मार्टनेस है ही नहीं। तो क्या हुआ कि आप नियम को जानते हो प्रकृति का, और आप नियम को नहीं मानते अपने स्वार्थ की वजह से। तो ये जब बदल गए, तो जो आपने अपने मन को ये ट्रेनिंग दे दी, उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल सेलुलर कंडीशन में हो गई। आपके शरीर में जब नॉन सेलुलर कंडीशन हुई और जो है मलिग्नेंट सेल प्रोड्यूस हो गया, तो उस सेल ने कहा मैं नहीं मानता इसको जो है कि मैं अपने आप को किल कर लूँ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देता हूँ। अब पता चला जो हेल्दी सेल्स हैं उसके भी शुगर को फर्मेंट करने लगा। जैसे दही है, आपने थोड़े दूध में डाला वो दही बन गया, फिर थोड़ा सा दूसरे में डाला वो दही बन गया, सब फर्मेंट करता चला जा रहा है दूध को। इसी तरीके से वो सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स वो फर्मेंट करने लगता है। फिर एक समय में पीसीआर शुरू हो जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कि बहुत स्पीड में तब आपको सिम्टम मिलता है कि ये जो है कैंसर हो गया। इसको ये सिर्फ आनंद के चाह की वजह से पैदा हुआ। ये जो हमारे, जैसा डॉक्टर सोनकर ने कहा, उससे जो मैं समझ पाया कि जीवन मूल्यों के बदलाव के कारण हमारी सोच में बदलाव आ गया, और उस वजह से ये विज्ञान जो है वो प्रकृति से दूर होता गया या प्रकृति का विरोधी हो गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए वो क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, डॉक्टर सोनकर का यही कहना है कि क्या हम जिसको आनंद कह रहे हैं वही आनंद है? हम प्रकृति के नियमों का, बने बनाए नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, जब वो नियम हमारे नुकसान के लिए नहीं बनाए गए हैं? नहीं, मैं जानना ये चाह रहा था जी। कि जीवन मूल्य बदल गए हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए इस बात पर एब्स्ट्रैक्ट रूप से कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो मूल्य हैं उनकी परिभाषा वो सापेक्ष हैं। हमारी नज़र में कुछ और होगा, आपकी नज़र में कुछ और होगा, लेकिन हाँ, इसके बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये स्थापित है, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों की हुई विज्ञान, विकास और प्रकृति पर। डॉक्टर पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर और प्रोफेसर हमारे पास आशुतोष शुक्ला जी थे, और हम लोगों ने एक अच्छी बात की, और मुझे लगता है कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक समय की सीमा है, उस वजह से हम कर रहे हैं। हम फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सोनकर बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और बड़े, जिसे मैं आज कहूँ आज की भाषा में, कि एक बिल्कुल आधुनिक भारतीय सोच के साथ ये बात कर रहे थे। तो मुझे इस पर बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग एक अच्छे निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक अच्छी वार्ता हम लोगों के बीच हुई। हम लोग इस क्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अभी आपने परिचर्चा सुनी विज्ञान, विकास और प्रकृति। इसमें प्रतिभागी थे डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला और डॉक्टर प्रदीप भटनागर। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।